हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटाइजेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसका कंस्ट्रक्शन देखा था, थ्योरी देखी थी, साथ ही साथ हमने इसका फॉर्मूला भी निकाला था। आज हम बात करेंगे धारा सुग्राहिता यानी करंट सेंसिटिविटी की बारे में। तो अगर हम धारा सुग्राहिता यानी करंट सेंसिटिविटी की बात करें तो बेसिकली जो करंट सेंसिटिविटी होता है ये रेशियो होता है, एक अनुपात होता है जो कि गैल्वेनोमीटर के कारण होता है। और यहाँ पर बेसिकली ये जो है एक अनुपात है जो कि किसका अनुपात होता है, डिफ्लेक्शन और करंट। अब यहाँ पे आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं, हमने ये पिछले लेक्चर में देखा था कि जब जो आपका कॉइल होता है उससे धारा प्रवाहित होती है, तो धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होता है, धारा इससे प्रवाहित हो रही है, कॉइल से प्रवाहित हो रही है, और हमने कॉइल कहाँ रखी है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। तो इस कारण क्या होता है, जो आपका कॉइल होता है, कॉइल जो है डिफ्लेक्ट करता है या मूव करता है, डिफ्लेक्शन होता है इसमें। ठीक है, डिफ्लेक्शन होता है, तो डिफ्लेक्शन हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अगर हम इस थीटा को डिवाइड कर दे करंट से, जो इससे करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास धारा सुवाहिता यानी करंट सेंसिटिविटी आ जाती है। क्या आ जाती है, करंट सेंसिटिविटी, यानी जिसे आप आईएस से रिप्रेजेंट। तो आईएस बेसिकली जो होता है वो क्या होता है, थीटा अपॉन आई। ठीक है, थीटा अपॉन आई। थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन, आई क्या है आपका करंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, आई क्या होता है, करंट जो कॉइल से पास हो रहा है। ठीक है, जो आपकी कॉइल कुंडली से पास हो रहा है। थीटा जो है वो डिफ्लेक्शन है। ठीक है, थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन है। और आईएस क्या हो गया आपका, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, यानी धारा सुग्राहिता। तो आईएस होता है आपका थीटा अपॉन आई, ये बराबर होता है एन अपॉन के अपॉन एन बी। ठीक है, आईएस यानी जो करंट सेंसिटिविटी है उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन आई। ठीक है, और हमने ये पिछले लेक्चर में देखा था कि आई अपॉन थीटा एन बी अपॉन के आया था, तो ये आपका इसके बराबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपका जो है करंट सेंसिटिविटी होता है एन बी अपॉन। ठीक है, अब यहाँ पर एन क्या है, एन नंबर ऑफ कॉइल है, बी आपका जो है, जो आपका बी है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, ए एरिया ऑफ द कॉइल, और के क्या है आपका, बेसिकली जो के है वो आपकी जो आपकी तार है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। Ratio of deflection produced in the galvanometer and the current flowing through it is called current sensitivity. तो करंट सेंसिटिविटी यानी धारा सुग्राहिता क्या होती है, धारा सुग्राहिता एक रेशियो है, एक अनुपात है किसका, डिफ्लेक्शन और जो करंट पास हो। ठीक है, डिफ्लेक्शन और करंट पास हो रही है, जिसका फॉर्मूला क्या है, एन बी अपॉन। ऐसा यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी IS इज डिवीजन पर एम्पियर और रेडियन पर एम। अगर हम बात करें धारा सुग्राहिता की, तो धारा सुग्राहिता का जो फॉर्मूला हमने देखा क्या है, एन बी अपॉन, और क्या है, थीटा अपॉन आई। तो थीटा क्या है आपका एंगल, एंगल को आप किस में लिखते हैं, रेडियन में, और आई क्या है, करंट, जिसे आप एम्पियर में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो आपकी रेडियन पर एम्पियर यानी डिवीजन पर एम्पियर होता है। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर यानी विभव सुग्राहिता। तो जब हम विभव सुग्राहिता यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करते हैं, तो बेसिकली वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं
कि ये अनुपात होता है डिफ्लेक्शन और वोल्टेज। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, इससे हम करंट पास कर रहे हैं, धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है तो कुछ आपका वोल्टेज जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो। अब ये जो वोल्टेज यहाँ पे जो सिस्टम से हमने लगाया है, या जिस वोल्टेज की धारा हम यहाँ से प्रवाहित कर रहे हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं V इक्वल्स टू IR होता है, और वोल्टेज क्या होता है, जो भी आपका लोड है उसके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसी को हम, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो इस कॉइल के मूवमेंट के कारण, यानी थीटा आपका डिफ्लेक्शन हो गया। अब उस डिफ्लेक्शन में वोल्टेज क्या थी, V, यही आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, थीटा अपॉन V। ठीक है, थीटा अपॉन V होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी ये क्या है, अनुपात है बेसिकली जो आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी है, ये अनुपात है थीटा का और वोल्टेज का। ठीक है, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, या हम लिख सकते हैं थीटा अपॉन IR। ठीक है, जो आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी है, ठीक है, थीटा अपॉन IR। अब थीटा अपॉन R क्या होता है आपका, NBA अपॉन K, IS हो जाएगा, तो ये जाएगा NBA अपॉन I, तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल्स टू NBA अपॉन I। ठीक है, voltage sensitivity of a galvanometer is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit voltage is applied across the two terminal of the galvanometer। यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी या विभव सुग्राहिता क्या होती है, विभव सुग्राहिता को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक रेशियो है थीटा और V का, यानी डिफ्लेक्शन का और वोल्टेज, या हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये बेसिकली वो डिफ्लेक्शन है जो कि जब एक यूनिट वोल्टेज को अप्लाई करने पर हमें गैल्वेनोमीटर में दिखाई दे। ठीक है, और इसको आप इस तरीके से यहाँ पे डिराइव करें। ठीक है, अब यहाँ पे V इक्वल्स टू IR हमने बात करी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ओम्स लॉ लग गया है। अब यहाँ पर जो VS है, VS बराबर आया NBA अपॉन I। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक फील्ड, A आपका एरिया ऑफ कॉइल। ठीक है, I करंट हो गया, और K क्या हो गया आपका, ये बेसिकली आपका जो है तार के या कॉइल के जो तार है उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड। ठीक है, अब इसे नोट। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि आपका गैल्वेनोमीटर से ही रिलेटेड। ये है कंडीशन फॉर और सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, यानी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है उसकी कंडीशन क्या हो। अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी की, तो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब होता है, जब स्मॉल करंट में भी बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई दे। यानी अगर हम गैल्वेनोमीटर से बहुत कम करंट को भी फ्लो कराते हैं तो हमें डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है वो बहुत सेंसिटिव। बेसिकली अभी हमने ये जाना कि थीटा अपॉन आई, ठीक है, थीटा अपॉन आई बराबर होता है आपका NBA अपॉन, तो हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर हो जाएगा आपका NBA
अपॉन के इंटू आई। तो हमने ये देखा था पिछले लेक्चर में कि थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना आपका थीटा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका आई, सॉरी जितना आपका आई होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका थीटा यानी डिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पर हम किसकी बात करें, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर की। और हमने क्या कहा कि सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वो गैल्वेनोमीटर जो उस गैल्वेनोमीटर को हम सेंसिटिव कहते हैं जिससे कम करंट में भी डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाई। ठीक है, a galvanometer is said to be very sensitive if it shows large deflection even when a small current is flows through। ठीक है, यानी एक गैल्वेनोमीटर को बहुत संवेदनशील कहा जा सकता है यदि उसमें कम धारा प्रवाहित, ठीक है, कम धारा प्रवाहित होने पर भी यह बड़ा डिफ्लेक्शन, ठीक है, बड़ा जो डिफ्लेक्शन है वो दिखा। तो थीटा अपॉन आई बराबर एन बी अपॉन के होता है आपका, या थीटा इक्वल्स टू एन बी ए अपॉन के इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है आई की वैल्यू किस पे डिपेंड कर, ये हम देखें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थीटा की बात करें तो थीटा की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एन के ऊपर, बी के ऊपर, ए के ऊपर, आई के ऊपर और के। अगर एन ज्यादा हो, एन ज्यादा होगा तो आपका थीटा भी ज्यादा हो। पी यानी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो थीटा की वैल्यू ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है थीटा की वैल्यू ज्यादा, बी की वैल्यू ज्यादा है तो थीटा की वैल्यू ज्यादा, एरिया आपका ज्यादा है, ठीक है, बड़ा है तो थीटा की वैल्यू ज्यादा हो। आई करंट, ठीक है, करंट है आपके, और के अगर के कम होगा तो आपकी थीटा की वैल्यू ज्यादा। तो तब जाके जो है आपका जो ये एन बी ए है ये आपके इस तरीके से थीटा आपका इसके ऊपर डिपेंड। ठीक है, तो आप लिखेंगे फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आई, यानी आई के लिए, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आई यानी आई के लिए थीटा विल बी लार्ज इफ एन बी अपॉन के इज लार्ज, यानी थीटा बड़ा होगा, कब होगा, जब एन बी अपॉन के क्या होगा, बड़ा। आई के दिए गए मान के लिए थीटा बड़ा होगा यदि एन बी अपॉन के बड़ा है। अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसा है तो क्या होगा, एन इज लार्ज यानी एन क्या होगा, बड़ा होगा। एन क्या होगा, बड़ा होगा। बी इज लार्ज यानी बी क्या होगा, बी भी बड़ा होगा। तब भी आपका जो बी, यहाँ पे आप बी लिखेंगे, तब भी आपका जो है थीटा बड़ा होगा। ए लार्ज होगा, ए बड़ा होगा, तब भी आपका थीटा बड़ा होगा। और अगर के छोटा होगा तब भी आपका थीटा बड़ा। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं कि एन बी ए और के को बढ़ा, जैसे हमने बात की एन को बड़ा करेंगे, बी को, ए को बड़ा करेंगे तो इससे क्या इफेक्ट पड़े, के को छोटा करेंगे इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, या हम इसे कितना बड़ा है कितना छोटा करें। पहले हम बात करते हैं एन,
की बात करें, हमें एन को बढ़ाना है ताकि हमारा थीटा बढ़े, पर हम एन को किसी लिमिट तक बढ़ा के आगे बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? अगर आप एन को बढ़ाएंगे तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो भारी हो जाएगा। एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, यानी जो कॉइल है, जो कुंडली है, उसके टर्न्स, उसके नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आप क्या करते हैं, कुछ टर्न बढ़ाते हैं, यानी कुछ 4 6 तो ठीक है, पर अगर आप बहुत ज्यादा टर्न्स बढ़ाते हैं तो उससे क्या हो सकता है, आपका गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, इसकी जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगी, जिस कारण क्या होगा, आप इसे इधर उधर जो बल्कि होने के कारण इधर उधर नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम एन को जो है एक लिमिट के बाद बढ़ा नहीं सकते। द वैल्यू ऑफ एन कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, यानी हम n के मान को एक लिमिट के आगे बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज इट रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, एक आपका भारी होगा, दूसरा आप ये जानते हैं, आपको पता है कि जो R है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, L के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब कॉइल जब ज्यादा बड़ी हो जाएगी, उसकी लेंथ ज्यादा होगी, तभी तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगी, जिससे क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टिविटी आपका किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल के नेचर। यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बढ़ जाए। ठीक है, क्या बढ़ जाएगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक ये भी हो जाएगा कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरा और क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, और एंड इट आल्सो मेक द गैल्वेनोमीटर बल्की। ये क्या करेगा? गैल्वेनोमीटर को भारी बना, बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। दिस टेंड्स टू डिक्रीज द सेंसिटिविटी। अब इससे क्या होता है, जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। हेंस एन कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड अ लिमिट, इसलिए एन को हम एक लिमिट से आगे बढ़ा नहीं सकते। एन का मान एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बढ़ जाता है और गैल्वेनोमीटर भारी भी हो जाता है। इससे संवेदनशीलता कम हो जाती है, अतः एन को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी की। तो बी को आप बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर आप स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट का यूज करें, यानी ऐसे हॉर्सशू या घोड़े के नाल के जो चुंबक है उनको, ऐसे चुंबक का यूज करें जो काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, जो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इससे आप बी को बढ़ा सकते हैं। The value of B can be increased by using a strong horseshoe magnet. मजबूत घोड़े की नाल चुंबक का उपयोग करके B का मान बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो B का मान किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट का यूज कर। अब हम बात करते हैं ए। ठीक है, ए यानी हम एरिया की बात कर रहे हैं। अब ए के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ए को हम एक लिमिट के आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि क्या होगा, अगर आप ए को बढ़ा देंगे तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो बल्की हो जाएगा, भारी हो जाएगा, और आप उसे मैनेज नहीं कर। ठीक है, तो इसलिए हम ए को भी एक लिमिट के आगे बढ़ा नहीं सकते। द वैल्यू ऑफ ए कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड द लिमिट, यानी हम ए के मान को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज इट इन दैट केस the coil will not be in a uniform magnetic field. तो इसमें क्या होगा, जो आपका coil होगा वो एक uniform magnetic field में नहीं रहेगा। Moreover, it will make the galvanometer bulky and unmanageable. और इस कारण क्या होगा, जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो बल्कि हो जाएगा, भारी हो जाएगा, और उसे आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। ए का मान सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि उस स्थिति में वह कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में नहीं होगी। इसके अलावा यह गैल्वेनोमीटर को भारी और असहनीय या अनमैनेजेबल बना देगा। ठीक है, आप इसे नोट करें।
अब हम बात करते हैं के। तो जो के का वैल्यू है उसे हमें कम करना है, और इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी ऐसे मटेरियल की वायर ले सकते हैं जिसका के कम। अब के जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मटेरियल के। यहाँ पर हम क्वार्ट्ज या फॉस्फोर ब्रॉन्ज की वायर लेते हैं, और जो क्वार्ट्ज और फॉस्फोर ब्रॉन्ज की जो वायर होती है इसका के का मान कम होता है। इसका के का मान क्या होता है, कम होता है, जिस कारण क्या होता है, के का मान कम होता है, जिस कारण जो है आपका थीटा की वैल्यू जो है आपकी ज्यादा हो जाती है, रिफ्लेक्शन ज्यादा दिखती है। तो हम क्या कर सकते हैं, के को कम करने के लिए ऐसे मटेरियल की तार का उपयोग कर सकते हैं जिसका के का मान जो है कम। द वैल्यू ऑफ के कैन बी डिक्रीज, यानी के की वैल्यू को हम कम कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड एज अ सस्पेंशन स्ट्रिप। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे मटेरियल का यूज कर सकते हैं जिसका के कम। ऐसे मटेरियल का यूज हम एज अ सस्पेंशन स्ट्रिप, ठीक है, सस्पेंशन स्ट्रिप के रूप में हम कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ के इज वेरी स्मॉल फॉर क्वार्ट्ज एंड फॉस्फोर ब्रॉन्ज। क्वार्ट्ज और फॉस्फोर ब्रॉन्ज जो है इनके लिए जो है के का मान कम होता है। दैट इज व्हाई इन सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर क्वार्ट्ज और फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप इज यूज्ड। इसलिए हम गैल्वेनोमीटर में क्वार्ट्ज और फॉस्फोर ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप्स होती हैं उनका उपयोग। के का मान हम कम कर सकते हैं। के का मान सस्पेंशन स्ट्रिप के रूप में उपयोग की जाने वाली सामग्री की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। क्वार्ट्ज या फॉस्फोर ब्रॉन्ज के लिए के का मान बहुत छोटा होता है, इसलिए संवेदनशील गैल्वेनोमीटर में निलंबन पट्टी के रूप में क्वार्ट्ज या फॉस्फोर कांस्य की पट्टी का उपयोग किया जाता। ठीक है, तो इसलिए हम क्वार्ट्ज और आपका जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज है इसकी तार का उपयोग। ठीक है, आप इसे अब हम बात करते हैं शंट। तो अगर हम शंट की बात करें तो बेसिकली शंट जो है वो एक लो रेजिस्टेंस होता है जिसे हम गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करके उसे अमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली शंट के उपयोग से क्या करते हैं हम, जो आपका गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं या घटाते हैं, जिससे वो क्या करता है, एक अमीटर या वोल्टमीटर की तरह कार्य। Shunt is a low resistance connected in parallel with galvanometer और ammeter. Shunt basically क्या है, एक low resistance होता है, एक कम प्रतिरोध होता है जिसे हम गैल्वेनोमीटर या अमीटर के साथ समानांतर रूप से जोड़ते हैं। It protects the galvanometer और ammeter from strong current. बेसिकली ये क्या करता है, गैल्वेनोमीटर या अमीटर को स्ट्रॉन्ग करंट से जो है बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास गैल्वेनोमीटर या अमीटर है, उसके साथ हम पैरेलली से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पैरेलली हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, बेसिकली जो करंट आ रही है आई, वो क्या हो जाती है, यहाँ पे बढ़ जाती है, और इसका रेजिस्टेंस कैसा है, आपका लो रेजिस्टेंस है। तो ये आपका मान लीजिए आई आर है, या आई वी है, इस तरीके से बढ़ जाती है करंट। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका जो गैल्वेनोमीटर है या मीटर है उससे कम धारा प्रवाहित। शंट गैल्वेनोमीटर या मीटर के समानांतर जुड़ा हुआ एक कम प्रतिरोध है। यह गैल्वेनोमीटर या मीटर को तेज धाराओं से बचाता है। अब इसे नोट करें। हम यहाँ पे जो है आपका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। बेसिकली हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक लो रेजिस्टेंस शंट है, ठीक है, जो कि
गैल्वेनोमीटर के साथ जो है पैरेलली कनेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट क्या करता है, अब फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड है, तो करंट दो भागों में बढ़ जाए, एक आई आर जो कि आपके रेजिस्टेंस आर से प्रवाहित होगा, दूसरा आई जी जो आपके गैल्वेनोमीटर जी से प्रवाहित होगा। ठीक है, फिर ये यहाँ पे आ जाता है, ये आई आर इधर आ गया, ये आई जी, और ये फिर आपका यहाँ पे आई करंट फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम माने कि जो ये क्या है आपका शंट है, इसका चलो रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं एस, एस ले लेते हैं, तो करंट भी एस ही ले लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ है। ठीक है, तो आप अभी सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे, तो आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ शंट S is connected with galvanometer in parallel। एक शंट S गैल्वेनोमीटर G से समानांतर रूप में जुड़ा है। लेट I be the total current passing through it। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, हम मान लेते हैं कि आई करंट जो है इससे पास हो रहा है, और आई जो है, आई धारा इससे प्रवाहित हो रही है, तथा बिंदु ए पर आई धारा आई एस तथा आई जी में बट रही। हम लिख सकते हैं कि जो आई हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा आई एस प्लस आई जी, फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे इसे। अब हम मान लेते हैं कि ए और बी जो है दो पॉइंट है, अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, विभव अंतर क्या होगा, ये हम निकालेंगे। तब लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, जी के अक्रॉस होगा V इक्वल्स टू आई जी, करंट फ्लो कर रहा है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी। एस की बात करें यहाँ से, तो V इक्वल्स टू दोनों की तरफ क्या होगा, सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, V आपका सेम होता है, आपने पढ़ा है पैरेलल में। ठीक है, तो V इक्वल्स टू आपका यहाँ पे आ जाएगा आई एस एस। ठीक है, तो आई जी जी और क्या हो जाएगा आई एस एस। ठीक है, तो इतना हमने आज पढ़ लिया है। आपको क्या करना है, इस डेरिवेशन को आगे पूरा होमवर्क से करके आना है। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा डेरिवेशन कंप्लीट करना है इसका, शंटिंग का, एस की आप वैल्यू निकालेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आई होप जितना आपको आज पढ़ाया गया है समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।